हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 इस इंट्रोडक्शन पार्ट 3 यहाँ पर कराने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका बेटा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जितने रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6 to 9 वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पेयर होल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। आपको सेक्शन 4.1 है कोई बुक के अंदर, उसके अंदर एक प्रेयर होल है। ठीक है जी, तो वहां पर जो प्रेयर होल दिया है जिस उसकी डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ यहाँ पर दिया क्या हुआ था। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की एक फिगर बनी हुई थी, ये एक प्रेयर होल है। ठीक है बेटा, ये एक प्रेयर होल है जिसमें यहाँ पर ये कारपेट एरिया है, जितना आपको दिख रहा है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मतलब किसी भी चीज का एरिया वो जिस भी फॉर्म के अंदर होता है, वो स्क्वायर की फॉर्म में हो, वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, ठीक है जी, या सर्कल की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर जो बेसिकली ये क्या है, ये इसका कारपेट एरिया यानी कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दिया है, गिवन है। और यहाँ पर ये चीज बोली थी कि जो इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ के 2 टाइम्स है और इसकी ब्रेड्थ से 1 ज्यादा है। ठीक है जी, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई थी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये कौन सी शेप है, एक रेक्टेंगुलर की शेप है, एक रेक्टेंगल की शेप है। और यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ चूंकि हमें पता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, तो सिंप्लीफाई हमें करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है हमें इस रेक्टेंगल की बतानी है। ठीक है जी, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ के लिए क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी चीज है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देंगे सीज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यही होता है, इक्वल्स टू 300 लिख दिया। अब लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पर 2x + 1। ठीक है, और ब्रेड्थ क्या दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है x, इक्वल्स टू 300। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आपकी यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जब सोल्व करेंगे, ठीक है जी, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड में उसको सोल्व कर दूंगी, तो उससे क्या होगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट कर पाऊंगी। ठीक है जी, तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर x जो है एक टर्म ब्रैकेट के बाहर दी है, तो ये क्या होगी, ये ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, यानी कि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इक्वल्स टू 300। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस x एज इट इज रहेगा। ये 300 प्लस क्या है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 300। अब हमें ये क्या मिल गई, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड मैं स्प्लिट कर दूंगी 2 पार्ट्स में, जिससे कि मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना होता है, हियर a इज इक्वल्स टू, हियर आई नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ a, b and c. So what is the value of a? A is the coefficient of x square, that is 2. This is 2, and b is the coefficient of x. ठीक है, this is 1, and c is -300, जो कांस्टेंट टर्म है विद द साइन, विद जो भी इट्स साइन, वो हमें यहाँ पर उतार देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, a मल्टीप्लाई बाय c करना होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, c की वैल्यू यहाँ पर -300 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -600 आ जाएगा। ठीक है जी, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि हमें 2 ऐसे नंबर्स लेने होंगे। यहाँ पर 2 ऐसे नंबर यूज करने पड़ेंगे जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो -600 आए, और उन्हीं 2 नंबर को जब हम आपस में प्लस या माइनस करें तो 1 आए। ठीक है जी, ठीक है जी, तो अब आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप 25 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 600 मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, 25 यहाँ पर सॉरी हाइड हो गया, 25 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 600 मिलेगा। अब यहाँ पर यानी कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बच्चे, यहाँ पर मुझे -600 चाहिए। तो मुझे पता लग गया इसके फैक्टर मैंने क्या ले लिए, यहाँ पर 25 ले लिया, यहाँ पर 24 ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए -600, तो माइनस से किसी के आगे लगा सकते हैं नहीं, हमें देखना b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले प्लस का साइन आना चाहिए, तो यानी कि इसके आगे मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और इसके आगे माइनस का साइन। क्यों लगाऊंगी बेटा, क्योंकि मुझे ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -600 आने चाहिए। ठीक है, मैं इन दोनों में से किसी के आगे माइनस का साइन लगा दूंगी तो -600 बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो चीज तो ठीक है। लेकिन माइनस का साइन कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे पता लगेगा,
तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगी बेटा, बी की वैल्यू देखूंगी, बी के आगे प्लस का साइन है, ठीक है, और आप प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन लगा दी, क्योंकि अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगाऊंगी तो आंसर -1 जाएगा, जबकि बी की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, +1 चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज आपको पता लग गई। अब हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक 2x² + x - 300 = 0, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2x², ठीक है जी, प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 25x - 24x - 300 = 0, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो इन दोनों में भी कॉमन ले सकती हूँ और वैसे भी ले सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इन दोनों में ले लेती हूँ। अब मैं इन दोनों में कॉमन निकालूंगी और इन दोनों में कॉमन निकालूंगी, ठीक है। तो 2x और 25x, 2x² और 25x में कॉमन क्या आएगा बेटा, अब इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर मैंने x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पर 2x बचा प्लस 25 बचा, ठीक है जी। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, माइनस का साइन कॉमन निकलेगा। उसके अलावा मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर 12 कॉमन निकाल सकती हूँ। 12 कॉमन निकालूंगी तो क्या होगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आया है तो ये साइन यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का साइन कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस की वो माइनस की हो जाएंगी। ये चीजें आपको पता होगी बेटा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट है। तो 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पर आता है और x साथ में आएगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का साइन आएगा क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है। और 300 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है 25, ठीक है जी। आप कर देख लीजिए, देखिए मैं आपको कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर 300 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। 12 2 = 24, ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, 12 5 = 60, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये दो ब्रैकेट हमें सेम बनाने होते हैं, ये दो ब्रैकेट हमारे सेम बन गए हैं। तो एक बार क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, 2x + 25 को एक बार लिख देंगे, ठीक है, और साथ में ये जो बाकी की टर्म है बाहर की x और -12 इनको एक ब्रैकेट में लिख दूंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ की x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे 2x, इसको पहले सबसे क्या करेंगे, = 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x की जगह 2x रहेगा, = ये प्लस का 25 है, इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है जी। ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर x तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, -25 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 2 जो है इस x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये क्या निकल जाएगी, -12.5। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, x - 12 को = 0 रखूंगी तो x = 12 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू आई है और यहाँ पर क्या आई है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेनी होती है। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा since x is the breadth of this rectangle, ठीक है। ये जो होल है x क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। Therefore the breadth of rectangle is x = 12 और इसमें फिर 2x + 1 में वैल्यू पुट करके मैं लेंथ की वैल्यू भी निकाल लूंगी, ठीक है जी। मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, क्या बोल रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ since x is the breadth of rectangle, रेक्टेंगल बोल दिया लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये एक होल है, ठीक है। एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1, यहाँ पर क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है तो क्योंकि x जो ब्रेड्थ है इस होल की, देयरफॉर इट कांट बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती, कभी किसी की ब्रेड्थ जो नेगेटिव होगी होल की नहीं होगी ना, पॉजिटिव होगी। देयरफॉर x = 12, ये क्या हो गई, लेंथ निकल गई बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लिख देना। देयरफॉर x = 12 इज द लेंथ ऑफ दिस होल, ठीक है। तो अब देयरफॉर ब्रेड्थ भी निकाल देते हैं। ब्रेड्थ क्या है, यहाँ पर ब्रेड्थ है 2x + 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की जगह 2 रहेगा और x क्या है, x हमारा 12 निकला है +1, ठीक है। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, +1 = 25।
अब ये हमें सारे मेजरमेंट की यूनिट यहाँ पे मीटर दिया था, तो मैं मीटर लिख देती हूँ। 12 मीटर निकल गया और ये 25 मीटर निकल गया, यानी कि लेंथ कितनी निकल गई 12 मीटर और ब्रेड्थ कितनी निकल गई 25 मीटर। और यही हमें निकालना था, हमें डायमेंशंस निकाल कर दिखानी थी, तो हमने दोनों निकाल के दिखा दी। लेंथ जो है इस होल की निकल गई 12 मीटर और ब्रेड्थ निकल गई इस होल की 25 मीटर। इसके साथ ही हमारा को एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ इट्स रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, वो निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, हियर a क्या होगा, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², दिस इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज -4 जो कि x का कोएफिशिएंट है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज 3। ठीक है जी, ये हमें पता लग गई। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरा भी लिखकर दिखा देती हूँ, लेकिन इसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये होता है b² - 4ac। ठीक है जी, तो पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखना पड़ेगा, उसके बाद नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताएंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। -4 इंटू a की वैल्यू क्या बताइए 2, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या बताइए 3। ठीक है जी, जो वैल्यू बताई है वही वैल्यू मैंने पुट की है। ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस इंटू, जिस तरीके से नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उस तरीके से माइनस का नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 बन जाएगा, -4 2 8, 8 3 24, यानी कि क्या गया 16 - 24। 16 - 24 को जब आप सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है -8, विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये निकलता है सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस, मैं आपको ग्रीन पेन से लिख देती हूँ, सिंस d यानी कि b² - 4ac is less than 0, therefore the equation has no real roots. आंसर। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इसके साथ एग्जांपल नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। ठीक है जी, अब एग्जांपल नंबर 8 अच्छे से देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, अ पोल हैज टू बी इलेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be elected? ये तो होगी लैंग्वेज की बात। अब इसका मतलब क्या निकलता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं मीटर, ये एक पोल है, ठीक है, एक ये सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है। क्या इसमें हम एक पोल को इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर हो, ठीक है, इसके डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर हो, ठीक है। और अगर ऐसा हो सकता है तो आपको ये बताना है कि दोनों गेट से इसका डिस्टेंस, मतलब दोनों गेट से ये जो पोल है ये कितनी दूरी पर खड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हमें एक सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, सर्कुलर पार्क में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक पोल, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पर एक पोल को हम खड़ा कर सकते हैं, कि हम इस तरीके से खड़ा करेंगे कि इसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर होगा और ये जो पोल है इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है उनका डिफरेंस आपस में वो 7 मीटर हो। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको ये बताना है कि जो पोल है ये दोनों पॉइंट से कितना दूरी पर खड़ा होगा।
ठीक है जी। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए एक फिगर ये बनाई है हमने, ठीक है जी। हमने खुद से फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। और फिगर ड्रॉ करके हमने मान लिया कि पी जो है वो रिक्वायर्ड जो लोकेशन है, जो हमें लोकेशन चाहिए वो पी है यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके बाद हमने ये मान लिया कि जो डिस्टेंस है पोल का गेट बी से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि गेट बी से इसका डिस्टेंस जो है वो x मीटर है, यानी कि मैं बीपी को यहाँ पर अब मैं ये मान लेती हूँ कि गेट बी से इस पोल का डिस्टेंस जो है वो x मीटर है, ठीक है। ये x मीटर हो गया। तो अब यानी कि बीपी मैंने मान लिया x मीटर, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम टू गेट्स। अब टू गेट्स कौन सी है, एक तो गेट ए है, एक गेट बी है। बी गेट का मैंने मान लिया यहाँ पर x मीटर है, ठीक है जी। बी गेट का डिस्टेंस मैंने मान लिया पोल से x मीटर है। तो अब जो दूसरा गेट है, अब हमें क्या दिया हुआ है, ये जो पोल है, यहाँ पर जो दोनों गेट हैं, इन दोनों गेट का इस पोल से डिस्टेंस का डिफरेंस हमें 7 मीटर दिया है। यानी कि एपी हमारा क्या निकलेगा, मतलब एपी में से हम बीपी को माइनस कर रहे हैं, बीपी में से एपी को माइनस कर रहे हैं, वो क्या आएगा 7 मीटर आएगा, ठीक है जी। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ पहले वो लिखकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखो बेटा मैंने सिंपल सी चीज लिखी है, ठीक है जी। ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है। डायमीटर दिया है, इसका डिस्टेंस 30 मीटर है। यहाँ पर दो गेट है ए और बी, इन दोनों गेट का डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर दिया है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि बीपी को यहाँ पर एक्स माना, मैंने वही लिखा है, लेट पी बी द रिक्वायर्ड लोकेशन। ये पी रिक्वायर्ड लोकेशन है, ठीक है जी। और बीपी को मैंने एक्स मीटर माना है, तो बीपी एक्स मीटर माना है, तो एपी और बीपी का डिफरेंस क्या है, हमें 7 मीटर दिया हुआ है। बेशक आप एपी में से बीपी को माइनस करो या बीपी में से एपी को माइनस करो, 7 मीटर आता है। क्योंकि यहाँ पर हमें बीपी की वैल्यू पता है, हम एपी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एपी में से बीपी को माइनस करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है एपी, पेन से लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास है एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 7, ठीक है। एपी की जगह एपी रहेगा, बीपी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एक्स, उसकी जगह वैल्यू निकाली, एक्स आ गया इक्वल टू 7। यानी एपी कितना आ गया, एपी आ गया यहाँ पर 7 माइनस से एक्स से दर्जा के प्लस का हो गया, नहीं एपी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 7 मीटर, ठीक है जी। ये एपी की वैल्यू निकल गई। अब आपको एक चीज देखनी है बेटा, यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप ये देख सकते हो कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है, और दूसरी चीज ये एबी जो है, एबी जो डायमीटर है, जो कि 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एबी डायमीटर है और इसकी वैल्यू 30 मीटर दी है, तो यानी कि एंगल ए पी बी ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। एपी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाल दी, एक्स प्लस 7। अब हमें एपी की वैल्यू भी पता है, हमें बीपी की वैल्यू भी पता है, हमें एबी की वैल्यू भी पता है। अगर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो उससे क्या होगा, एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, ठीक है जी। कर सकते हैं, वही चीज मैं आपको करके यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए अब एबी जो है हमारा 13 मीटर है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंड सिंस ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है, ए बी इज आर डायमीटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये देखो यही है ना, एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 13 है, इसकी बीपी की एक्स है और इसकी एक्स प्लस 7 है, वही वैल्यूज मैं पुट कर देती हूँ। देखो एपी की वैल्यू क्या है, एपी की वैल्यू है एक्स प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस पीबी की वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या आ जाएगा 14x, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 169, ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 प्लस के अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x
यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकालूंगी, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6g इक्वल्स टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालकर। ठीक है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकालती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर a b c क्या है, a है यहाँ पर 1, b है यहाँ पर 7 एंड c है यहाँ पर माइनस 60 हेयर करके लिखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई c की जगह माइनस 60 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 4 7 7 से 49 माइनस इंटू माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करके क्या आ गया हमारा 289। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया यहाँ पर 289 विच इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा 0 से ग्रेटर है। ठीक है, ये हमारा 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन quadratic equation has 2 रियल रूट्स। इसके 2 रियल रूट्स होंगे बेटा, 2 रियल रूट्स। ठीक है जी, इट इज पॉसिबल so it is possible to erect the pole, so it is possible to erect the pole on the boundary of the park। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस, ये हमने यहाँ पर क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट ही निकाला है ना, तो स्क्वायर रूट में d डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, स्क्वायर रूट लगाया तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको सोल्व कर लो, माइनस बी की जगह माइनस रहेगा, बी की वैल्यू क्या अभी बताइए 7। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या जाएगा, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला 289 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 1। इसको सोल्व कर लो, -7 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा -7 प्लस -17 निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 पार्ट्स में आप सोल्व कर लो, एक तो इसको कर लो -7 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 करके, और एक इसको आपका कर लो -7 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है जी, इस तरीके से, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस में है यहाँ पर, एक बार माइनस का साइन है। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आएगा 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा जी, इसको सोल्व करोगे -24 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 यहाँ पर आएगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 और माइनस का साइन है, यानी कि माइनस का 12 आएगा। अब आपको पता है कि माइनस का तो हम साइन ले नहीं सकते, माइनस का नहीं ले सकते ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंस x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड गेट बी इट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, so x equals to -12 will have to be ignored, so x is equals to 5। ठीक है, वो हम लेंगे वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5 आएगी।
तो मैंने यहाँ पर लिख दी है सिंस x इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द गेट बी, क्योंकि x क्या था, x डिस्टेंस था ना पोल का और गेट बी का, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x इक्वल्स टू 12 विल हैव टू बी इग्नोर्ड। तो हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 5 वैल्यू लेंगे। अब ये तो निकल गई x की, यानी कि हमने निकाल दिया पोल जो है उससे लेकर गेट बी तक का डिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें पोल से गेट ए तक का डिस्टेंस भी निकालना है, यानी कि एपी की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो भी मैं आपको निकाल कर यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है दस द पोल हैज टू बी इलेक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द पाथ, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी। गेट बी से जो पोल है वो मतलब जो एक बाउंड्री बनी हुई है गेट की, ठीक है, पोल जो वहां पर खड़ा किया गया है वो गेट बी से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा किया जा सकता है, और गेट ए से कितने डिस्टेंस पे किया जा सकता है, यानी कि पोल पी जो पोल है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे लेकर गेट ए तक का डिस्टेंस निकालना है। वो क्या है, x+7, तो x की वैल्यू हम 5 ली है, +7 यानी कि कितना आएगा 12 मीटर, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द गेट ए से लेकर वो कितनी दूरी पर खड़ा होगा, 12 मीटर की गेट दूरी पर खड़ा होगा, ठीक है जी। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट होता है। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। हमें ये इक्वेशन दिया है यहाँ पर 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये जो इक्वेशन दी है इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और उसके बाद नेचर ऑफ इट्स रूट्स निकालना है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, उनको निकालना है अगर वो रियल है तो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें यहाँ पर दी है 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है जी, हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर a b c की वैल्यू लिख देंगे पहले सबसे, तो यार a = 3, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो a की वैल्यू होगी, b = -2, जो x का कोफिशिएंट है b की वैल्यू होगी, एंड c = 1/3, ठीक है जी। ये पता लग गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि b² - 4ac निकालना है, तो निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, -2, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ पर 3 से तो हो गया 3 कैंसिल, ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 2 हो गया 4 -4, तो 4 ये प्लस का ही माइनस का, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 0। d की वैल्यू जब 0, यानी कि जब हमारा सीन्स d = 0 आता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d 0 आता है, तो क्या होता है, 0 आने पर होता है 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इट हैज, या द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो जब 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो ये x की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू निकलती है -b / 2a ± 0, ठीक है जी, इस तरीके से निकलती है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे हम, यानी कि ये +-0 का तो कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर -b, यहाँ पर -b है, ठीक है, तो माइनस का तो माइनस रहेगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। इसको देखो सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर 1/3 आ गया, 1/3 आ गया जी वैल्यू यहाँ पर। तो यानी कि इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी 1/3 और 1/3, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये तो +-0 है, तो +-0 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो इस तरीके से हट ही गया। तो -b / 2 है, 2 वैल्यू निकालनी है, तो एक को सोल्व करके जो निकली दोबारा इसको सोल्व करके तब भी तो वही निकलेगी, यानी कि इनकी 2 वैल्यू के निकल गई 1/3 एंड 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का आपका आंसर, ठीक है जी। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने सारे एग्जांपल्स आपको थ्रू आउट द चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, जिसमें हम एक्सरसाइज या वर्कशीट जो भी आप बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने डियन के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली कि उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके आपको समझा सकूं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. बाय मिस अगेन.